डियर स्टूडेंट्स, अरे थोड़ा हंस लिया करो। आपका गुरुजी आया अब जेनेटिक्स पढ़ाने। आप में से बहुत ने कहा कि सर जेनेटिक्स पढ़ाइए, सर जेनेटिक्स पढ़ाइए, तो लो अब आ गया जेनेटिक्स पढ़ाने। अरे इस बात में एक लाइक तुम दो एक लाइक तो हो जाए। तो कैसे हो सब? बढ़िया, मस्त, ठीक है। तो माहौल गर्म करते हैं फिर। ठीक है बच्चों। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जेनेटिक्स। क्या है? जेनेटिक्स। और ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। मैं चाहता हूं कि आज से आप एक रेगुलर हैबिट बनाइए और हर रोज जब लेक्चर को अपलोड किया जाएगा इवनिंग टाइम में, आप उसी दिन ही आपको देखना है। और मेरा साथ ये एक डिसिप्लिन के साथ चलना है, आपको समझ पा रहे हो? तो इसमें ना जाने कितना अनगिनत हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब मजा आ जाएगा। जिस पार्ट को बच्चे छोड़ देते हैं, टफ एंड मुश्किल महसूस करते हैं, हम उस पार्ट में रहेंगे और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपको बोर्ड में कॉन्सेप्ट तो तगड़ा होगा और साथ में आने वाला नीट एग्जाम में तो फिर मान के चलिए 1 या 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो तो फिर आपसे बन जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन जो भी आ रहा है आराम से बन जाता है। तो फिर आपको हैबिट लाना होगा, हर रोज लेक्चर देखना होगा। कोई बड़ी बात नहीं यार, 4 5 8 10 12 मिनट का लेक्चर होगा और ऐसे हम पहले कॉन्सेप्ट लिख लेंगे ताकि आपका समय भी सेव हो जाए, सबसे अच्छा बात है। और मुझे लगा कि हिंदी सबसे बढ़िया होगा, बेहतर होगा आपसे जुड़ने के लिए, है ना? तो इसीलिए सोचा आप ये सब लेक्चर हिंदी में प्रेजेंटेशन किया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जो भी नॉलेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अब आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ, ये एक तरह लाइव बात हो रहा है। हाँ, आप आराम से बैठ जाइए टेबल में और सुनिए मेरा बात को। तो आपका अगर साथी है, दोस्त है, रिलेटिव्स है, उनको मैं चाहता हूँ आप उनको भी शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो। नॉलेज जितना ज्यादा पॉजिटिविटी आपका अंदर होगा, जितना तो आपके पास लौट के भी वही आएगा। जितना नॉलेज को, विद्या उसको आप बांटोगे ना, तो उतना ही आपका पास भी आएगा। तो आप शेयर करो, है ना? और लाइक ठुकने में कंजूसी नहीं, ये पहले बता रहा हूँ, कंजूसी मत करो, ठुक दो। और सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कर दो, आप भी कर दो। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करें। ठीक, तो आज का टॉपिक है जेनेटिक्स। क्या है जेनेटिक्स? थोड़ा सा मैं बात कर लूं यार, इंट्रोडक्शन है तो बात तो ही करना है। सो जेनेटिक्स ये एक डायनामिक्स ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें रिसर्च एंड प्रैक्टिस ऑनगोइंग है। कोशिश एंड रिसर्च लगातार चलता है। सो हमने क्या कहा कि जेनेटिक्स इट इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ, ये एक स्पेशल डायनामिक साइंस है, समझ में? और जिसमें हम किसका बारे में शिक्षा प्राप्त करते हैं? हाँ, जिसमें हम शिक्षा प्राप्त करते हैं जीन के बारे में। जीन का स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया जाता है, जीन का फंक्शंस के बारे में स्टडी किया जाता है, एंड जीन का ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जेनरेशन टू द नेक्स्ट जेनरेशन, इसका जो मैकेनिज्म है, उसका जो पीछे जो मैकेनिज्म है, उसका बारे में स्टडी किया जाता है। समझ पा रहे हैं? सो जेनेटिक्स से अब समझ पा रहे हो क्या हो रहा है कि एक स्पेशल ब्रांच ऑफ द साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस in which we are going to study the structures of the gene, functions of the gene and their mechanisms, how they transfer एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में कैसे इसका संचालन हो रहा है। क्या हो रहा है? संचालन हो रहा है, उसका जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग डील करते हैं। कौन सा फील्ड में? जेनेटिक्स। कौन सा फील्ड में? जेनेटिक्स। समझ में आ गया आपको? अब क्या हुआ कि थोड़ा सा मैं इतिहास के बारे में बात करते। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली मेंडल का कहानी तो ये अभी स्टार्ट हुआ 1900 सदी में। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, है ना? एक आ रही थी, एक हम अच्छा से सीखेंगे कि एक आएगा मेंडेलियन जेनेटिक्स, एक आएगा प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, एक आएगा पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। समझ पा रहे हो?
तो मैं कहता हूँ कि नहीं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, करीब करीब 4000 साल की बात है ना। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सुनो मेरा बात को, 4000 वर्ष की जब मैं बात करता तो क्या हुआ, आपको पता होगा कि इंसान, मानव समाज, हमारा जो इतिहास वो बहुत पहले से स्टार्ट प्रारंभ करीब करीब 2 मिलियन ईयर्स एगो। जब समय बीतते गया, इतिहास में हम पहले क्या थे, नोमैडिक लाइफ में थे, यानी हम एक प्लेस से, हमारा जो इतिहास, हमारा जो एंशिएंट मानव समाज है वो एक प्लेस से दूसरा प्लेस ऐसे मूव करते थे, समझ पा रहे। बाद में क्या हुआ कि लोगों को दिमाग सातिर होते गए और लगातार कोशिश और प्रैक्टिस की मदद से इंसान ने क्या किया कि एक जगह पे फिक्स रहना सीखा, अलग अलग ट्राइब बना। ट्राइब में भी लोग आए जो भी लीडर होते हैं। कंटिन्यूअस ट्रायल, लगातार कोशिश से वो जो भी नॉलेज को लेते हैं वो फिर आगे ट्रेन करते हैं। इससे धीरे धीरे करके मानव समाज, लोग ने क्या किया कि कल्टीवेशंस को सीखा, एग्रीकल्चर्स का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? एग्रीकल्चर्स का जन्म हुआ। और फिर कल्टीवेशंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया गया। बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, मेरा बात को गौर से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं क्या कहता हूँ कि फिर जब आगे समय और भी बीत रहा तो क्या हुआ, लोग और भी चीजें सीखने लगे कि अब एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिक बना रहे, क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जा रहा है। अब ये कहानी, अब हम आते इसमें, ये कहानी 4000 वर्ष पहले की बात है, जब कंट्री जैसे सुमेरिया एंड इजिप्ट, क्या हुआ कि सुमेरिया एंड इजिप्ट कंट्री का जो फार्मर्स थे, किसान थे, कौन थे? किसान थे। तो क्या हुआ, उन लोगों ने ये कुछ सिलेक्टिव ब्रीडिंग को समझ लिया। समझ पा रहे? यानी इसका मतलब क्या है, कंट्रोल ब्रीडिंग या सिलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी आप एक डोमेस्टिक एनिमल्स में आपका चाहिदा एक डिजायर्ड कैरेक्टर्स को चुन के अब जब आप ब्रीडिंग कराते हो तो मिक्स कॉम्बिनेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक एनिमल्स का जिसकी साइज हो गया, वजन हो गया, वेट हो गया, जब क्रॉस किया गया तो मिक्स कॉम्बिनेशन आते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग है वो भी सीख लिया है। तो ये प्रैक्टिस करके आ रहे थे लोग। ये आपको भी पता होगा कि हमारा गांव में फिर हमारा जो भी पेरेंट्स होते हैं तो सीड, जो भी सीड का कल्चर्स वगैरह करते, तो हमेशा यही कोशिश करते कि अच्छा सिलेक्टिव ब्रीड किया जाए, या फिर पार्टिकुलर स्ट्रास साइकिल में जब आते काउ बफेलो हिट होते, इसको कहा जाता है हिट पीरियड, स्ट्रास साइकिल। तो उसमें क्या होता है कि हाँ कहीं ना कहीं अच्छा बुल को ढूंढा जाता है, हाँ ये इसमें शेप सही है, वजन में सही है, सब कुछ बढ़िया है, इसका हाइट भी बढ़िया तगड़ा आ रहा है, तो इससे हम मैटिंग कराते हैं। ये कहीं ना कहीं सिलेक्टिव ब्रीडिंग करा रहे हो। तो ये जो बात है एक्चुअली, तो ये इजिप्ट का फार्मर्स लोगों ने क्या किया कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग किया। तो हालांकि ये क्या है, जेनेटिक्स से ये इनका बारे में कोई डिटेल्स जानकारी नहीं था, लेकिन वो करके आ रहे थे बहुत पहले से। फिर अब आया मेंडल। कौन आया? मेंडल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी तकरीबन 19 सदी की बात है, और 19 सदी का पहला आप देख के डर रहे हो कि सर ये यार को मैं कैसे रट पाऊं यार, एक्चुअली वो एनसीईआरटी में मेंशन है, पहला बात है। और दूसरा बात है कि डरना नहीं है यार, सीखने में डरना नहीं है, बस इसको मत देखो, ऐसे ऐसे ही आप सीख लोगे, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि 19वीं सदी का पहले यानी करीब करीब 1822 में, और फिर अगर स्पेशली में बात करूं तो जुलाई महीने का 22 में, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि मेहमान बन के 19वीं सदी का पहले मेहमान बन के कौन आया? फादर ऑफ जेनेटिक्स आया पहले। समझ में आ गया। अब ग्रेगोर जोहान मेंडल, जिनको आज की धरती में हम पूरा दुनिया का हर एक इंसान, आप और मैं नहीं बल्कि पूरा एंटर वर्ल्ड का लोग जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, साइंस लेके, लाइफ साइंस लेके पढ़ते, सबको पता है कि ग्रेगोर जोहान मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, सब जानते हैं। अब उनका कहानी स्टार्ट हुआ कब? 1822 से।
अब क्या हुआ, उनका जो परिवार है और उनका एक्चुअली परिवार किसान है, पोर फैमिली में उनका जन्म हुआ, फार्मर फैमिली में उनका जन्म हुआ। और जब से बच्चा रहे थे ग्रेगोर जोहान मेंडल, वो बच्चा जब से तब से भी बहुत काबिलियत, शातिर बंदा थे, काबिलियत थे। और पहले से ही एक कहीं ना कहीं एक रिश्ता था नेचर के साथ, एक करीब संबंध था मेंडल का। किसका? मेंडल का एक करीब संबंध था नेचर के साथ रहना पसंद करते थे। क्यों? और एक मैं बात बता रहा हूँ कि सुनो, क्योंकि उनका परिवार का जो चीफ ऑक्यूपेशन था वो था एप्पल। समझ में आ रहा है ना आपको? जो भी एप्पल है, एप्पल ट्री था उनका, वही ऑक्यूपेशन था। अलग अलग अच्छा वेराइटीज लाना, ये सब करना परिवार का चीफ ऑक्यूपेशन था। तो ये कहीं ना कहीं मेंडल नेचर में बहुत पहले से ही रहा, मतलब बहुत करीब ही। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि मेंडल एक मतलब मोनेस्ट्री में काम करते थे, तो उसमें उनका एक अलग सा अच्छा फायदा भी मिल गया। गार्डनिंग का साइड भी हो आ गया, तो आराम से गार्डनिंग वगैरह कर सकते थे, कोई बात नहीं। तो यानी मेंडल एक बहुत ही शातिर, समझदार, क्रिएटिव, टैलेंटेड बंदा था, हमें इसमें कोई शक नहीं है। क्यों शक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, सुनो मेरा बात को। क्योंकि मेंडल ने जितना काम किया, मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ, एनालिसिस के साथ, मतलब एक्सपर्टाइज के साथ, कि उनका समय के जो साइंटिस्ट लोग थे वो भी समझ नहीं पाए। यानी मेंडल का जो समझ था वो समय की बहुत आगे थी। तो अब सोचो, क्यों मैं कह रहा हूं कि बहुत ही काबिल बंदा थे, इसमें हमें कोई शक नहीं है। समझ पा रहे हो? अब मेंडल का एक्सपेरिमेंटल टाइम ड्यूरेशन मैंने एनसीईआरटी से लाया। एक्सपेरिमेंट जो किया उन्होंने गार्डन पीको किया। एक्सपेरिमेंट में क्या चुना, सिलेक्ट किया? गार्डन पीको। हम आगे बात करेंगे कि उन्होंने गार्डन पीको लिया। और ऐसा नहीं है कि मेंडल ही पहले आए और एक्सपेरिमेंट कर रहे, उनका पहले भी बहुत आए थे और एक्सपेरिमेंट भी किया, लेकिन क्या हुआ रिजल्ट, नतीजा क्या हुआ? नाकाम रहे। क्या रहे? नाकाम रहे। लेकिन मेंडल्स का ट्रांसपेरेंसी एंड हाईली प्रिसाइज टेक्निक्स, नॉलेज के साथ उन्होंने काम किया, तो वो सक्सेस हुए। क्या हुए? सक्सेस हुए। वो हम आगे बात करेंगे, आज ज्यादा वीडियो फिर लेंथी हो जाएगा। फिर एक्सपेरिमेंट उन्होंने चलाया गार्डन पी का अंदर, गार्डन पी को सिलेक्ट किया और एक्सपेरिमेंट चलाया। समझ में आ रहा है ना? उनका जो भी गार्डन का साइट था उसमें करीब करीब 1856 से 1863 तक, यानी 7 साल तक एक्सपेरिमेंट चला। और जो रिजल्ट आया 1866 में पब्लिश किया गया, और जो पेपर था उसका टाइटल दिया गया कि एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। कब पब्लिश किया गया? 1866 में। अब क्या हुआ कि ये पब्लिश की बाद काफी साल बीत गया, उनका जो वर्क था उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया। क्या हुआ? अप्रिशिएट नहीं किया गया, किसी को पता ही नहीं चला मतलब वो क्या रहा है, मतलब ऐसे ही समझ पा रहा है ना? और उनका जो वर्क था यानी एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये उनका लोकल लैंग्वेज में पब्लिश किया गया। किसमें पब्लिश किया गया? लोकल लैंग्वेज में पब्लिश किया गया। अब क्या हुआ? उनका वर्क रीडिस्कवर्ड किया गया। ये कहानी अब आ गया 1900 में। कहानी कब आया? 1900 में आया। समझ पा रहे हो आप? अब 1900 में उनका वर्क को रीडिस्कवर्ड किया गया। 3 साइंटिस्ट, तीनों बॉटनिस्ट, तीनों क्या? बॉटनिस्ट। कार्ल कोरेंस, ये जर्मन से है। हुबर्ट डे ब्राइस, ये आप नीदरलैंड से है, हॉलैंड। एंड एरिक वॉन शार्मेक, 3 साइंटिस्ट। समझ में आ रहा है ना आपको? ये ऑस्ट्रिया से है। तीनों मिलके मेंडल का वर्क को रिडिस्कवर किया। 2 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, इंडिपेंडेंटली काम किया। तीनों ने अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम किया और रिजल्ट वही मिला, मेंडल का सेम रिजल्ट मिला। समझ पा रहे हो ना मेरा बात को? दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों बॉटनिस्ट थे। अब फिर और आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ गया ये 1900 में उनका जो वर्क था वो रीडिस्कवर्ड किया गया, यानी उनका वर्क पब्लिश हुआ 1866 में, रीडिस्कवर्ड हुआ 1900 में, यानी करीब करीब 34 साल, 34 years remain unnoticed, unappreciated, 34 years। और
डेथ कब हुआ? 1884। रिजल्ट रीडिस्कवर्ड कब हुआ? 1900। That means 16 years remain unnoticed. 16 years after his death are rediscovered by the three scientists, and there were so many different type of the reasons, hidden information why Mendel work remain unnoticed, unappreciated. Why? So इसमें बहुत अलग अलग reasons है, हम आगे देखेंगे, कोई बात नहीं। अब मैं और एक शख्स के बारे में बात करना चाहता हूं, आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं और एक शख्स के बारे में। उनका नाम है विलियम बेटेसन। क्या नाम है? विलियम बेटेसन। आप में से हर एक बंदा जानते हैं कि इन्होंने जो जेनेटिक्स नाम है वही कॉइन किया। जेनेटिक्स नाम किसने दिया? विलियम बेटेसन। हर एक बंदा आप जानते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते कि काफी साइंटिस्ट उनको रियल फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। काफी साइंटिस्ट मानते, कंसीडर करते कि रियल फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स। ऐसा क्यों भाई ऐसा क्यों? आपको समझ में आना चाहिए कि विलियम बेटेसन ने, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट है और उन्होंने मेंडल का जो वर्क का एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। किसमें ट्रांसलेट किया? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तभी पूरा वर्ल्ड ने समझा मेंडल का जो वर्क था वो समझ लिया था। समझ पा रहे हो ना मेरा बात को? और दूसरा और एक बात बताया कि उन्होंने, ये पहला शख्स थे जिन्होंने, क्या हुआ कि जो मेंडल का जो वर्क था, यानी मेंडल का जो थ्योरी था, वो एनिमल्स का ऊपर एप्लीकेबल्स दिखाया, लोगों को दिखाया कि भाई उनका मेंडल्स का वर्क एनिमल्स में भी एप्लीकेबल हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये कुछ बात के लिए काफी लोग उनको फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स भी मानते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे तो फादर ऑफ जेनेटिक्स आप पता होगा आपको, ग्रेगोर जोहान मेंडल है यार। उनका समयकाल करीब इस ड्यूरेशन से 1861 टू 1926, ये समयकाल जो है ना वो मुझे खुद को भी नहीं पता, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। तो आपको समझ में आ गया कि विलियम बेटेसन। अच्छा, और एक बात मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने क्या दिया? टर्म जेनेटिक्स। और कब दिया? 1905 में। कब दिया? 1905 में। नाम टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय विलियम बेटेसन। और ये जो जेनेटिक्स है ये कहां से आया? ये नाम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग, है ना? तो ये डिराइव कैसे हुआ? मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूं। तो एक ग्रीक वर्ड से आया। किससे आया? ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मतलब है कि टू जनरेट, यानी समान को उत्पन्न करता है। इसका मतलब क्या है? जनरेट। सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कुछ हल्का सा एक इंट्रोडक्शन था। अब तो बहुत लंबी सफर हमें तय करना है, अभी तो बस ये शुरुआत हुआ। तो अगर आपको आज का क्लास में मजा आया है ना, मतलब पूरा माहौल गर्म हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि बस एक लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब करो और बस प्यार करते रहो। समझ में आ रहा है? अपना गुरुजी को प्यार बस देते रहो, तो फिर काम में मजा आएगा, है ना? तो थैंक यू। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मजा में रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।